नमस्कार, शोमर टुडे एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा महाराष्ट्र के घटनाक्रम की। वैसे तो टीवी में आ रहा है, वीडियो चैनल में आ रहा है, हर जगह इस समय उसी की बात हो रही है, लेकिन मैं इसका कुछ शुरुआती दौर की बात करता हूं। जब महाराष्ट्र में जनता द्वारा चुने गए बीजेपी और शिवसेना गठबंधन के खिलाफ जाकर के उद्धव ठाकरे ने महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री बनना स्वीकार किया। महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस और एनसीपी। तभी मैंने कोरो में एक भविष्यवाणी करी थी। ये 2020 के शुरू की बात होगी, जैसे सरकार बनी या जब सरकार बनने की प्रक्रिया चल रही थी, कि यह शरद पवार का एक सोचा समझा स्टेप है, एक सोचा समझा कदम है शिवसेना को ख़त्म करने का। क्योंकि शरद पवार जानते हैं, शरद पवार लगभग 3-4 दशक से भारत की राजनीति में हैं, लेकिन आज भी वे सिर्फ महाराष्ट्र के एक छोटे से हिस्से, जिसे पश्चिम मराठवाड़ा कह सकते हैं, उसी के नेता सिमट के रह गए। भले ही अपनी तिकड़मों की वजह से वे राज्य की राजनीति में भी छाए हुए हैं और राष्ट्रीय राजनीति में भी छाए हुए हैं, लेकिन सिद्धांतों का से उनका कोई पालन नहीं है। अब इतने साल बाद भी जब वे अपने राजनीतिक जीवन के अवसान में हैं, उनकी पार्टी कहीं स्थापित नहीं हो पा रही है। 4-5-6 जिलों के अलावा उन्हें कोई नहीं स्वीकार करता है। तो उनके लिए बड़ा ज़रूरी था कि अपने परिवार के लिए, अपने वंश के लिए वे आगे कुछ ऐसी व्यवस्था करें जिससे उनके परिवार को एक राजनीतिक ज़मीन चाहिए। तो महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? महाराष्ट्र इस समय 4 दल हैं। 2 तो हैं राष्ट्रीय पार्टियां, बीजेपी और कांग्रेस, और 2 है क्षेत्रीय दल, एनसीपी और शिवसेना। अब जो राष्ट्रीय दलों की जहाँ तक बात है, भारतीय जनता पार्टी का अपना अखिल भारतीय स्वरूप है, उनकी अपनी पहचान है और उनका अपना प्रभाव है। ऐसे शिवसेना महाराष्ट्र में एक विशेष वर्ग, विशेषकर मुंबई मुख्य, जो बृहन मुंबई जिसे कहते हैं, मुंबई, ठाणे, रायगढ़, इसके आसपास इसका बड़ा अच्छा प्रभाव है। वो भी बाला साहब ठाकरे की वजह से, क्योंकि बाला साहब ठाकरे हमेशा हिंदुत्व की बात करते रहे। हिंदुत्व का मतलब ये नहीं कि वह मुसलमानों के खिलाफ थे, लेकिन वह अपीजमेंट के खिलाफ हमेशा रहे। जो कांग्रेस ने जो किया ज़िंदगी भर और आज तक भी करते आ रही है कि वह हिंदुओं की कीमत पर मुसलमानों को अपीज करती रही। तो बाला साहब ठाकरे उस चीज़ के खिलाफ थे। तो अब आज जो है शरद पवार के सामने चुनौती ये है कि उन्हें क्षेत्रीय दल के रूप में, एक सशक्त क्षेत्रीय दल के रूप में उभरना है, और शिवसेना के रहते वे एक मात्र क्षेत्रीय दल के रूप में नहीं रह सकते हैं। तो उन्होंने इस ढंग से ये कदम उठाया, मुख्यमंत्री बनाया उद्धव ठाकरे को। उनको पता था कि जिस एनसीपी और कांग्रेस का ज़िंदगी भर बाला साहब ठाकरे या उनकी विचारधारा विरोध करते रही, उद्धव ठाकरे को उनकी गोद में बिठा करके शिवसेना का सर्वनाश किया जाए, और वो आज उसमें सफल होते दिखाई दे रहे हैं। आप ये सोचिए कि शिवसेना का क्या मतलब है। वीर सावरकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, हिंदू पातशाही, ये उनका जो है आइडिया है, ये उनकी विचारधारा है। आज उद्धव ठाकरे किसकी गोद में बैठे हैं? राहुल गांधी की, जो हर दिन कहता है कि, जो हर दिन वीर सावरकर के प्रति अपमानजनक शब्द बोलता है, लेकिन एक कुर्सी के लिए उद्धव ठाकरे ने इस अपमान के घूंट को पिए जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि आप बाला साहब ठाकरे के सामने अगर ये कहा जाए कि वीर सावरकर गद्दार थे और ये थे, वो थे, अंग्रेजों के पिट्ठू थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, जबकि वीर सावरकर ने जो कुछ भी किया पूरी कांग्रेस में कोई नहीं कर सकता था। ये अपने भले ही घर में बैठे रहते हों, छोटी मोटी जेलों में चले जाते थे, वहाँ पे बकरी का दूध पीते हों, किताबें अपने किसी से किताबें लिखवाते हो, लेकिन किसी ने भी इनमें से एक छड़ी, फूल की छड़ी तक की मार नहीं इन पर पड़ी।
इन पे कोई किसी ने लाठियाँ नहीं खाई, इनमें कोई काला पानी की जेल में नहीं गया। मैंने तो वो कोठरी देखी है जिसमें वीर सावरकर रहे हैं सेलुलर जेल में, एक छोटी सी कोठरी। आज उसमें कुछ काले काले से जो उन्होंने लिखा उसमें जो है वो दिखाई देते हैं। ये जो जवाहरलाल नेहरू जो ये इतनी बातें करते हैं, सिर्फ एक हफ्ते रहे या 15 दिन रहे नाभा जेल में, और कान पकड़ के हाथ जोड़ करके बाहर आ गए कि मैं नाभा की तरफ नहीं देखूंगा। ऐसे लोग वीर सावरकर की जो महानता थी, जो उनका त्याग था, उस पर उंगली उठाते हैं। तो आप उस वीर सावरकर के धुर विरोधियों की गोद में बैठ के सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी में, और वो कुर्सी भी किसी काम की नहीं, सब कुछ एनसीपी चला रही है। और एनसीपी कौन है? जिनके संबंध खुले आम दाऊद से हैं। ये दाऊद कौन है? जिसने मुंबई में जो है बमबाजी करवाई थी, हज़ारों बेकसूरों को जो है बमों से मरवाया था। आज आप उनकी सिर्फ कुर्सी के लिए उनके साथ बैठे हैं। अगर दल बदल विरोधी कानून न हुआ होता तो ये सरकार जो एमवी की सरकार है ये कभी बनती नहीं, क्योंकि शिव सैनिक, जो भी दिल से शिव सैनिक होगा, जो भी बाला साहब ठाकरे का विचारधारा वाला होगा, वो कभी भी कांग्रेस और एनसीपी के साथ नहीं जा सकता था। लेकिन ये मजबूरी उनकी रही, पार्टी का व्हिप उनके लिए मजबूरी का कारण बना रहा, और उन्होंने मजबूरन जो है अपमान का घूंट पी करके उस सरकार में जो शिव सैनिक हैं या उनके विधायक हैं साथ दिया। आज जब ये गुस्सा फूट गया तो 40, आप सोचिए, कल्पना कीजिए कितने लोग जो है उद्धव ठाकरे के खिलाफ हो गए। आप शरद पवार से तिकड़म लेकर के उनको परेशान कर सकते हैं, लेकिन आप सच्चाई कभी नहीं बदल सकते हैं। ये शिव सैनिक वही हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन इसमें समर्पित किया बाला साहब के कहने पे, और अब वो शिव सैनिक जिनके खिलाफ लड़े, जिस एनसीपी के खिलाफ लड़े, जिस कांग्रेस के खिलाफ लड़े, उसके समर्थक कभी नहीं हो सकते। और हर शिव सैनिक जानता है कि जब हम कभी चुनाव में जाएंगे तो हमारा सफाया हो जाएगा। हर विधायक इस बात को जानता है कि उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व छोड़ दिया, अभी में शुरू कर दिया, तो जनता इसको नहीं लेगी। 2.5 साल बीत गए, 2.5 साल बाद चुनाव होने हैं, तो निश्चित रूप से इनका सफाया होना निश्चित था। तो ये सब जानते हुए एकनाथ शिंदे, जो कि बाला साहब के भी करीबी रहे हैं और यहाँ पर भी वर्तमान शिवसेना में भी नंबर 2 की पोजीशन में है, उन्होंने विद्रोह कर दिया। ये जो 2.5 साल का इनका कार्यकाल रहा, एंटी हिंदू कार्यकाल रहा, महाविकास अघाड़ी का, आप देख लीजिए, एक एक घटनाएं उठा के देख लीजिए, किस किस को, जिसने भी इनके खिलाफ बोला, इन सबको इन्होंने जेल में बंद कर दिया, सबको प्रताड़ित किया। जो मराठी अभिनेत्री है जिसको 40 दिन तक इन्होंने जेल में बंद करके रखा, अब जाकर के जब ये खबरें आई कि ये सरकार जा सकती है, तब जाकर के कोर्ट ने उसको जमानत दी। केतकी चिताले शायद उनका नाम है। 40 दिन तक क्या किया उसने? कुछ भी नहीं किया। उसने एक पोस्ट रीपोस्ट करी जिसमें शरद पवार का कोई नाम नहीं है, लेकिन इसी बहाने उन्होंने उसको जेल में बंद कर दिया। तो ये जो 2.5 साल जो बीते, ये शिव सैनिकों के दिल में और वहाँ की महाराष्ट्र की हिंदू जनता के दिल में अपमानजनक रूप से गुजरे। उनके अंदर एक क्रोध पैदा हो गया, वो अपने को बेसहाय समझने लगे, असहाय समझने लग गए। अब सारा जो मुख्य माल था वो तो एनसीपी ने ले लिया, इनको कूड़ादान में रखा, चलो तुम खाली हमारी जी हुजूरी करने के लिए रखो। मतलब ताज्जुब की बात यह है कि अपने विधायकों तक से ही उद्धव ठाकरे नहीं मिल रहे हैं। तो ये उनको दोष देना, शिव सैनिकों को, जो बागी शिव सैनिक हैं, दोष देना, ये अंधेर है, ये बिल्कुल नितांत गलत है। और जब कभी भी चुनाव होंगे तो उद्धव ठाकरे को पता चल जाएगा उन्होंने कितना गंवाया। 2.5 साल के मुख्यमंत्री की कुर्सी भले ही उनके पास रही हो, लेकिन कितना गंवाया ये उनको चुनाव में पता चल जाएगा। उन हिंदुओं ने जिनके साथ जुल्म हुए, जिनको उन्होंने मारा पीटा, जिनको जेलों में बंद किया, उनको अब आप ये सोचिए कि जो नवनीत राणा है उसने क्या कहा था कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी। अगर आप हनुमान चालीसा को भी राष्ट्रद्रोह के नाम पे किसी को जेल में बंद करते हैं तो इससे बड़ा अन्याय, इससे बड़ा विवेकहीनता कुछ नहीं हो सकती। अब क्या है, इनके एक वो है संजय राउत,
इस संजय राउत की वजह से पूरा ये खेल बिगड़ा। वो बड़बोले हैं, वो ज़मीन से तो जुड़े हुए नहीं है, सामना के संपादक हैं, हर बार इन्हीं विधायकों की मदद से राज्यसभा पहुंचते हैं, और इस बार तो एक वोट की वजह से ये पहुंच गए, नहीं तो इस बार इनका पहुंचना मुश्किल हो जाता। तो वो खुलेआम धमकी दे रहे हैं अपने विधायकों को, जो शिवसेना के जो बागी विधायक है, तुम मुंबई में आकर के दिखाओ, फिर हम बताते हैं। मतलब आप कानून को खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं, आप अपने लोगों को भड़का रहे हैं कि जैसे ही आएंगे इनके खिलाफ पत्थरबाजी करो। जो इनका शिव सैनिकों, जो गुंडे टाइप के लोग हैं इनमें, शिव सैनिकों में, और इसमें एक वर्ग और जुड़ गया, आप जानते हैं, बीच में दिखाई दिया होगा कौन सा वर्ग इसमें जुड़ा है, जो हिंदुओं के खिलाफ है, जो हिंदुओं पे पत्थरबाजी करता है। तो आप ये देखिए, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जो राज्यसभा का सदस्य भी है, वो खुलेआम हिंसा की धमकी दे रहा है। इसमें तो मैं कहता हूँ कि अमित शाह का बहुत बड़ा रोल है। क्यों वो स्थिति को अराजक होने देना चाह रहे हैं? क्यों नहीं महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करवा रहे हैं? क्यों नहीं संजय राउत जैसे लोगों को गिरफ्तार करके जेल भिजवा रहे हैं? केंद्र के पास शक्तियाँ होती है राष्ट्रपति शासन लागू करने की। गवर्नर को आप वो दे दीजिएगा, पावर दे दीजिएगा, संजय राउत को 2 मिनट में बंद कर देंगे। लगाओ कितनी आग लगानी है, सेंट्रल फोर्सेस बुलाओ, फिर लोकतंत्र को स्थापित करो। तो ये महाविकास अघाड़ी किस में चल रही है? केवल शरद पवार के इशारे पे चल रही है कि तुम इनको निकालो, तुम ये करो। अरे आपके अंदर इतना मनोबल नहीं है, आपके अंदर इतना आत्मविश्वास नहीं है कि 2.5 साल से आपने विधानसभा का अध्यक्ष नहीं चुना। कितनी शर्म की बात। आप किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? एक विधानसभा का अध्यक्ष नहीं चुन पाए, उपाध्यक्ष क्योंकि एनसीपी का है, वो सब कुछ शरद पवार के कहने पे करेंगे, तो आप जो मर्जी वो करवा लो। अगर हिम्मत है, जो आप फ्लोर टेस्ट की बात करते, अगर हिम्मत थी तो विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव करवाते, लेकिन नहीं। अभी 2-4 दिन में, 2-4 दिन क्या है, आज या कल में स्थिति साफ हो जाएगी, और चाहे कानूनी झगड़े लगेंगे, कानूनी सरकार कोर्ट के पास दोनों पक्ष जाएंगे, लेकिन अंततः जीत बहुमत की ही होगी। अंततः जीत महाराष्ट्र के जो निवासी हैं उनके दिए हुए वोट की ही होगी, न कि शरद पवार और राहुल गांधी की गोद में बैठे हुए उद्धव ठाकरे की। धन्यवाद। अभी आप देखते रहिएगा। एक आज का दिन, कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें नज़र रखिएगा। जीत सत्य की होगी, ये आप मान के लीजिए। जैसे अभी 20 साल तक इस गैंग ने, इस कांग्रेस, शरद पवार, ये सब गैंग ने जिस तरह 20 साल तक मोदी जी को बदनाम करके रखा, लेकिन अंततः उनकी जीत हुई, और तीस्ता सीतलवाल जैसे आज जेल में चले गए, ऐसे ही इसके भी परिणाम ऐसे होने। सत्य की जीत होगी, कानून की जीत होगी, जनता की जीत होगी। धन्यवाद। आप मेरा चैनल देखिएगा, हो सके तो लाइक करेगा, शेयर करिएगा। एक बार और धन्यवाद। नमस्कार।